माँ को बोझ समझा, वसीयत ने बना दिया मालकिन। जिस माँ को दोनों बेटे एक पुराने सामान की तरह वृद्धाश्रम छोड़ने की तैयारी कर चुके थे, वकील के एक कागज ने उसी माँ को रातों रात उस हवेली की मालकिन बना दिया। पिता की आखिरी चाल ने लालची बेटों को अपनी ही चौखट पर पराया कर दिया। सुबह से ही घर का माहौल किसी उत्सव जैसा था, पर इस उत्सव में खुशी नहीं बल्कि लालच की गंध थी। नितिन और आकाश दोनों बड़े भाइयों ने बैठक को ऐसे सजाया था जैसे कोई वीआईपी आने वाला हो। रसोई में दोनों बहुएं रीमा और शालिनी, जो कभी एक कप चाय के लिए भी नाक मुंह सिकोड़ती थी, आज बड़े उत्साह से पकवान तल रही थी। घर में कोई तीज त्योहार नहीं था, बल्कि आज वकील साहब आने वाले थे। बाबूजी पंडित दीनानाथ जी को गुजरे 6 महीने बीत चुके थे और आज उनकी वसीयत पढ़ी जानी थी। सबको वकील साहब के नाश्ते की चिंता थी, उनकी पसंद नापसंद की फिक्र थी, पर किसी को उस बूढ़ी माँ सरस्वती देवी की सुध नहीं थी, जो सुबह से खिड़की के पास बैठी सूनी आंखों से बाहर देख रही थी। मैंने पास जाकर देखा, माँ की आंखें गीली थी और हाथ कांप रहे थे। इन 6 महीनों में माँ ने अपनों के बदलते रंग देख लिए थे। जो बेटे कभी माँ के हाथ के खाने के बिना निवाला नहीं तोड़ते थे, आज उन्हें माँ एक जिम्मेदारी और बोझ लगने लगी थी। मैंने रसोई में जाकर कहा, बड़ी भाभी, अगर नाश्ता बन गया हो तो माँ को दे दूं, वो सुबह से भूखी है। रीमा भाभी ने कढ़ाई से कचौड़ियाँ निकालते हुए बड़ी सफाई से कहा, अरे ननद रानी, देखती रही नहीं हाथ सने हुए हैं, छोटी से कह दो ना। शालिनी ने भी दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। मैं समझ गई कि यहाँ इंसानियत से ज्यादा संपत्ति की भूख है। मैंने खुद माँ को सहारा देकर बिठाया और नाश्ता परोस। माँ चुप थी, पर उनकी खामोशी बहुत कुछ चीख चीख कर कह रही थी। ठीक 11 बजे वकील साहब आए। वे बाबूजी के पुराने मित्र भी थे। उन्होंने घर के सजे हुए माहौल और कोने में बैठी सरस्वती माँ की उदासी को एक ही नज़र में भांप लिया। वकील साहब ने चश्मा ठीक किया और वसीयत पढ़ना शुरू किया। नितिन और आकाश अपनी कुर्सियों पर तन कर बैठ गए, मानो आधी आधी जागीर उनके नाम होने ही वाली हो। वे मन ही मन शहर के पौष इलाके में शिफ्ट होने और माँ को किसी अच्छे वृद्धाश्रम में भेजने का प्लान बना चुके थे। जैसे ही वकील साहब ने पढ़ा, दीनानाथ जी की समस्त चल अचल संपत्ति, जिसमें यह हवेली, शहर की 3 दुकानें और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट शामिल है, उनकी धर्मपत्नी सरस्वती देवी के नाम की जाती है। कमरे में सन्नाटा पसर गया। नितिन के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। आकाश की आंखें फटी रह गईं। बाबूजी ने अपनी दूरदर्शिता से बेटों की नीयत पहले ही पढ़ ली थी। वकील साहब ने आगे कहा, वसीयत के अनुसार माँ की मृत्यु के बाद इस संपत्ति के 3 बराबर हिस्से होंगे, दोनों बेटों और एक हिस्सा उनकी बेटी का। लेकिन जब तक सरस्वती जीवित हैं, वे इस पूरी संपत्ति की एकमात्र स्वामिनी हैं। यदि कोई उनकी सेवा में कमी रखता है या उन पर दबाव डालता है, तो माँ को अधिकार है कि वह अपनी वसीयत बदल दें या पूरी संपत्ति चैरिटी ट्रस्ट को दान कर दें। रीमा और शालिनी के चेहरे पीले पड़ गए थे। जो कल तक माँ की दया पर निर्भर थी, आज वे खुद उस माँ की दया पर आ गए थे। बाबूजी ने एक ही चाल में सारा पासा पलट दिया था। इसे कहते हैं नहले पे दैला। वकील साहब जाने लगे तो माँ के पास रुके और बोले, भाभी जी, आप बेसहारा नहीं है, अपनी चाबियां संभालिए। माँ की आंखों में संतोष के आंसू थे। उन्हें संपत्ति का मोह नहीं था, पर बाबूजी ने उन्होंने आत्मसम्मान के कवच दिया था, उसकी कीमत अनमोल थी। मैंने मन ही मन बाबूजी को नमन किया। उन्होंने न केवल माँ को सुरक्षित किया, बल्कि अपने बेटों को वह सबक सिखाया जो वे उम्र भर नहीं भूलेंगे। माता पिता का अनुभव और उनकी दूरदर्शिता अक्सर बच्चों की चालाकी से कई कदम आगे होती है। रिश्तों को प्रेम से सींचे, लालच से नहीं। अगर आपको बाबूजी का यह फैसला सही लगा